दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ शुरू की है इंटरनेशनल रिलेशंस को मूवीज़ के लेंस से एक्सप्लेन करने की। और मैंने पिछली वीडियो जो हमने 13 डेज़ पे की थी, उसमें वकास के इंट्रोडक्शन के दौरान बताया था कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हम एक्रोनिम के तौर पे आईआर कहते हैं। एंड ही इज़ टीचिंग आईआर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ही इज़ हिमसेल्फ डूइंग एमफिल आल्सो इन आईआर, और आगे पीएचडी परस्यू करने का प्लान भी रखते हैं, प्रेफरेबली ऑस्ट्रेलिया से। और वकास ने जितनी महारत पिछले 10-15 साल में आईआर पे हासिल की है, और उसको फिर उन्होंने टीचिंग के पैशन के ज़रिए और ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज़ को शार्पन किया है। वकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आज ये दूसरी जो एपिसोड हम कर रहे हैं सीरीज़ की, इसमें आज हम जो मूवी डिस्कस करेंगे, पहले तो वकास मूवी कौन सी कर रहे हैं आज डिस्कस? सर इस वक्त आप देखें कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का हॉटबेड रीजन है वो मिडिल ईस्ट है, तो उसके हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे। दैट रिलेट्स विद द मिडिल ईस्ट, तो नाम क्या है ज़रा बता दें। लॉरेंस ऑफ अरेबिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो परफेक्टली जो इस वक्त मिडल ईस्ट का क्राइसिस हम देख रहे हैं, हमारी इस वक्त जो पूरी दुनिया का फोकस बना हुआ है, उसके हवाले से आई थिंक दिस इज़ द मूवी। तो वकास, थोड़ा सा ज़रा व्यूज़ को इस मूवी का इंट्रोडक्शन करा दें और बता दें कि ये कैसे आईआर से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच सर कि हम दोबारा ये एपिसोड एक कर रहे हैं और हम करते रहेंगे आगे भी। देखिए, लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक बहुत मशहूर तारीख का किरदार है। अच्छा, वो कैसे है किरदार कि ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम उर्दू में सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे, यानी वर्ल्ड वॉर 1919 में जी 1919 में Right. वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 से 1918 तक जी, और उसका जो उसके बाद कंक्लूजन होता है वो होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया 1919 में। जी 1919 में। लेकिन ये जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का कैरेक्टर है ना, ये इस जो 4 इयर्स का वॉर ड्यूरेशन है उसमें ये अपनी जो काम करता है, ऑफिशियल ड्यूटीज करता है, वो ही एक्चुअली इसकी कहानी है। Right. जिसको फिर 1962 में एक मूवी की शक्ल में लाया गया। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया का कैरेक्टर हमें ये समझने में मदद देता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर के बाद एक ऐसा रीजन वर्ल्ड मैप पे डेवलप हुआ, ऐसी स्टेट्स आई कि जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं आज, और उनमें बहुत सारी स्टेट्स में आज तक जो डिस्प्यूट्स हैं वो हल नहीं हो सके। और शायद यही वजह है कि अभी तक जो है ये रीजन जो है इसमें थोड़ा बहुत एक पैसिव फेज ज़रूर आ जाता है, बट ये हॉट जियोपॉलिटिक्स में हमेशा इंगेज रहता है। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया का एक और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन और फ्रांस जो थे ये एलाए थे वर्ल्ड वॉर वन में, और जो लॉरेंस सेम कैंप में, जी सेम कैंप में थे, और इनकी लड़ाई हो रही थी ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी के साथ। राइट। टर्की, जिसको टर्की कहते हैं, बाद में टर्की कहते हैं। तो इनका बेस कैंप था इजिप्ट के अंदर, ब्रिटिश आर्मी, नॉर्दर्न अफ्रीका। हाँ जी, बेस कैंप था। यहाँ से अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट को फर्दर मोबिलाइज करते थे वॉर के लिए। ये जो कैरेक्टर है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये इसका कोड नेम है जिसकी वजह से ये फेमस हो गया। इसका असल नाम था कैप्टन डेविड। कैप्टन डेविड ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर था जो उनके इंटेलिजेंस विंग में सर्व कर रहा था। उसको ड्यूरिंग द वॉर असाइनमेंट दी जाती है कि आपने अंडर कवर एजेंट बन के जाना है और जो अरब ट्राइब्स हैं उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लेना है, ताकि ड्यूरिंग द वॉर वो एम्बुश की एक्टिविटीज में, यानी ये जो घात लगा के हमला करने वाली जो जंग की गुरिल्ला वॉर की जो एक्टिविटी होती है, उसके लिए उन्हें इंगेज करना है, ताकि वो ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त देने में, डिसइंटीग्रेट करने में हमारी मदद करें। और आपने उनके साथ उन्हें बताना है कि हम उन्हें उनके जो डिजायर्ड इंसेंटिव्स हैं वो देंगे अगर हम जंग जीत गए और उनकी मदद हमारे साथ शामिल रही। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया इसका वो नाम है जिस नाम से इसको अरब ट्राइब्स जानते हैं, जिस नाम से इनको उस टाइम का अरब किंग और उनका जो सिपहसालार होता है वो पुकारते हैं, और बाकी अरब। तो ये जाता है, उनसे मिलता है, उनसे एंगेज करता है, उनकी सपोर्ट गेन करता है, और उनके साथ मिलके उनको स्ट्रेटेजिकली डायरेक्शन दे के ये अटैक्स करते हैं। वो अटैक्स वाकई बड़े इफेक्टिव होते हैं। बीच में एक दफा ये पकड़ा भी जाता है बेचारा टर्किश फोर्सेस के हाथों, ऑटोमन फोर्सेस के हाथों, बट चूंकि कोई बहुत सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं होता, तो इसलिए वो इसको थोड़ा बहुत जरा टॉर्चर करके
छोड़ देते हैं। Okay. लेकिन इस सारे प्रोसीजर में ना इसका ना दिल जुड़ जाता है अरबों की उस स्ट्रगल के साथ ना। तो जो कमिटमेंट्स ब्रिटेन ने की हुई होती हैं अरब्स के साथ, जब जंग जीत जाते हैं तो समहाउ वो कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं होने जा रही थी। फॉर इंस्टेंस अरब्स का था कि पैलेस्टाइन मुसलमानों का किबला अव्वल रह चुका है, तो ये टेरिटरी उनके पास आए, प्लस ये कि सीरिया का कुछ हिस्सा और कुछ और अरबी स्पीकिंग एरियाज वो चाहते थे अपने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब क्या होता है कि ये यहां तक जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की साइड लाइन्स पे ये समहाउ एक मीटिंग अरेंज करवाता है अरब एनवॉय की या किंग की अपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन उस मीटिंग का भी आउटकम कोई नहीं निकलता। तो इसको जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिले होते हैं ना, ये फिर एहतजाजन ना उनको किसी रिवर में कहीं फेंक देता है। तो इसका हार्ट इतना क्लोजली अटैच्ड हो जाता है उन लोगों के साथ। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक ना भुलाए जाने वाला एक तारीख का किरदार है, जो हमें बताता है कि ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो मिडिल ईस्ट कैसे बना। राइट। अच्छा वकास, ये बताइए कि हाउ डज दिस मूवी रिलेट टू द सब्जेक्ट या डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि व्यूअर्स इसको सुनने में जरा ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हिस्ट्री वाली चीजें तो मैंने काफी बता दी। आईआर की बात करते हैं। देखें, बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक टेक्निक यूज की जाती रही और ये ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से यूज की जाती रही, बैलेंस ऑफ पावर के लिए भी और अपनी पावर की मैक्सिमाइजेशन के लिए भी, इवन अपनी एम्पायर की एक्सपेंशन के लिए भी। वो है डिवाइड एंड रूल। तो इस मूवी के अंदर लॉरेंस ऑफ अरेबिया के कैरेक्टर को यूटिलाइज करते हुए एक्चुअली ब्रिटिश अथॉरिटीज डिवाइड एंड रूल कर रही होती हैं। और उस डिवाइड एंड रूल का फायदा ये होता है कि उन्होंने एक हिडन ट्रीटी की होती है फ्रांस के साथ, साइक पिको एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने पहले से ही तय किया होता है अगर हम जंग जीत गए तो हमने इस डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर का मैप किस तरह से डेवलप करना है, फ्रंटियर्स कहाँ रखने हैं। तो अलायंस मेकिंग प्लस गुरिल्ला वॉर प्लस ये अपना डिवाइड एंड रूल। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की फॉर्म में चलें तो ये चीज़ें हमें एट प्ले इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती हैं। प्लस ये कि जब पोलिटिसाइज्ड डिविजन्स होंगी डेमोग्राफी की या जोग्राफी की, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पीस है वो लास्टिंग नहीं रहता। तो जो पीस स्टडीज़ का सब फील्ड है विद इन आईआर, तो वो भी उसकी एक बेस लाइन यहाँ पे मिल जाती है कि पीस क्यों नहीं सस्टेनेबल रह पाया उस वक्त की ग्रेट पार्स की पॉलिसीज की वजह से। राइट। अच्छा वकास, मुझे पता है आपके पास एक बुक की स्टोरी भी है और वो भी कुछ शायद रिलेटेड स्टोरी है। तो बुक का टाइटल मुझे पता है, पीस टू एंड ऑल पीस। जरा वो भी स्टोरी सुना दें इसी एपिसोड के अंदर ही व्यूअर्स को। अच्छा सर, उसमें ये है कि डेविड हॉमकिन एक अमेरिकन हिस्टोरियन है और उनकी ये लिखी हुई किताब है ए पीस टू एंड ऑल पीस। और इस बुक के हवाले से एक बड़ा रिनाउंड लेट यूएस डिप्लोमेट हैं जो पाकिस्तान भी आया करते थे, रिचर्ड हॉलब्रुक, डेथ हो गई भी है उनकी। हाँ, उनकी डेथ हो गई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे शायद। नहीं, डिफेंस थे वो, प्रेसिडेंट ओबामा के स्पेशल एनवॉय टू पाकिस्तान अफगानिस्तान थे, रिचर्ड हॉलब्रुक। तो रिचर्ड हॉलब्रुक साहब ने कमेंट किया हुआ इस बुक पे कि कोई भी डिप्लोमेट अच्छे तरीके से मिडिल ईस्टर्न इश्यूज में नेगोशिएट नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा इस रीजन का। और ये बुक अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हॉलब्रुक दी बेस्ट है इस रीजन की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स का पास्ट, प्रेजेंट एंड इवन फ्यूचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस बुक का नाम, मुझे तो नाम ही बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, A Peace to End All Peace। पीस टू एंड ऑल पीस। यानी ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलके जो इनिशिएटिव्स, जो एफर्ट्स, जो फ्रंटियर्स ड्रॉ किए ऑन द नेम ऑफ ग्रेटर पीस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, उससे अमन आज तक नहीं आया। यानी एक ऐसा अमन लेकर आए, ऐसा फ्रैक्चर्ड पीस आप लेके आए जिसने बाद का सारा अमन तबाह कर दिया। और जिस वक्त आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, आज भी मिडल ईस्ट में जो है ना कोई अमन नहीं है। इजराइल और ईरान के दरमियान एक दूसरे पे अटैक्स की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ख़दशा यही है कि ये इन द लॉन्गर रन इस रीजन की स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। और जिसका सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल इकॉनमी को ये होगा कि ऑयल प्राइस हाइक हो जाएगी। एक दफ़ा ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी और फिर उसका नुकसान आपको पता ही है कि उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट किस तरह से आ सकता है।
चलो, तो दिस इज माय टेक। थैंक यू सो मच। देखें व्यूअर्स, ये जो हमने इंटरेस्टिंग सी सीरीज शुरू की है, इससे कितनी अच्छा मूवीज़ के ज़रिए, क्योंकि वकास ने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हम मूवीज़ के ज़रिए एक बहुत बड़ा ट्रेंड है वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली चीज़ों को सीखने का एट डिफरेंट लेवल्स। हिस्ट्री फिल्म मेकिंग होती है। हिस्ट्री होती है, इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड पॉलिटिक्स के टॉपिक्स होते हैं, मेडिसिन के टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, साइंस फिक्शन जो है जी, वो science बहुत बड़ा है। fiction। तो हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे आपके लिए, ताकि आप ये जो अपने आप को एजुकेट करते रहें और नॉलेजेबल होते रहें इस डोमेन में भी। और आईआर बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, डोमेन है, क्योंकि अब जब एक शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फेयर टू ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट ने की जो डोमिनेशन की और डोमिनेंस की जो इरा है, वो लोग कहते हैं डिक्लाइन की तरफ है और ख़त्म होने वाला है, और ये अब ईस्टर्न हेमिस्फेयर जो है रूल करेगा, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश और इस तरह की बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस लोकेटेड हैं। स्पेशली चाइना और इंडिया जो इस वक्त दुनिया की, इंडिया बिगेस्ट पॉपुलेशन है और चाइना सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन, चाइना सेकंड है। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए, और इससे रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड कोई और मूवी जो आपने देखी हो या उसके यू हैव कम अक्रॉस इट, उसको भी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस मूवी को आपके लिए आईआर के एंगल से देखते हुए समराइज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जॉइन ट्रैक्स।